नमस्कार बच्चों। आज हमारा 10वीं क्लास का सेकंड पार्ट भारत में राष्ट्रवाद चला हुआ है। इसमें से हमने कल 9 क्वेश्चन किए थे। आज 10वां क्वेश्चन हमारा है अगला। असहयोग आंदोलन के दौरान मद्रास में परिषद चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं हुआ? तो मद्रास के अंदर जो गैर ब्राह्मण थे, तो जस्टिस पार्टी का क्या विचार था? गैर ब्राह्मण जस्टिस पार्टी बनाई हुई थी उन्होंने। उनका विचार था कि उन्होंने वही अधिकार मिल जाएंगे जो प्राय ब्राह्मणों को ही मिलते हैं। इस कारण से उन्होंने जो परिषद के चुनाव थे उनका बहिष्कार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है गुडेम विद्रोही या आंध्र प्रदेश के अंदर गुडेम की पहाड़ियों में जो विद्रोही थे उनकी गतिविधियों के बारे में बताना है। तो गुडेम की जो पहाड़ियाँ थी, आंध्र प्रदेश के अंदर गुडेम की पहाड़ियाँ हैं, उनमें उन लोगों ने गुरिल्ला युद्ध चलाया। दूसरा है ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया। और तीसरा है मुस्लिम पुलिस थानों पर हमले किए। तो गुडेम की पहाड़ियों की जो गुरिल्ला युद्ध में परिपूर्ण जो लोग थे, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध चलाया अपने इलाकों के अंदर और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया। पुलिस थानों पर हमले भी उन्होंने किए। अगला क्वेश्चन हमारा है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों पर क्या पाबंदियां लगा दी गई थी? जो आंध्र प्रदेश के अंदर गुडेम की जो पहाड़ियां हैं, वहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं उन पर क्या पाबंदियां लगाई गई थी? तो कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गई थी वहाँ पर? वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े जंगलों में लोगों की दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, जो जंगली जो क्षेत्र थे उन पर अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उन जंगलों में लोगों को वहाँ रहने, वहाँ की लकड़ियाँ काटने या कार्य करने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो अपने मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलाने के लिए लकड़ी और फल ला सकते थे। उनकी परंपरागत अधिकार छीन लिए गए थे। सरकार उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर कर रही थी। अब जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने क्या किया, गुडेम की पहाड़ियों में जो बड़े बड़े जंगल थे वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनको वहाँ जाने से मना कर दिया। तो जंगलों के अंदर तुम नहीं जा सकते हो। और उन लोगों के जो मवेशी थे, पशु थे, उनको भी मना कर दिया कि आप पशुओं को भी नहीं चरा सकते हैं, यहाँ पर लकड़ियाँ भी नहीं ला सकते हैं, फल आदि भी नहीं ला सकते हैं। और उनके जो परंपरागत अधिकार थे, वो जंगलों में रह करके जो अपनी जीविका चलाते थे, वो सारे अधिकार उनसे छीन लिए थे और उनको ज़बरदस्ती सड़कों के निर्माण के लिए, मजदूरी करने के लिए मजबूर कर रही थी। इस कारण से आंध्र प्रदेश की जो गुडेम की पहाड़ियाँ हैं उन्होंने अपना विद्रोह जारी रखा। ये पाबंदियाँ वहाँ पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है मुस्लिम लीग का गठन क्यों किया गया? अब मुस्लिम लीग का गठन क्यों किया गया, इसके भी कुछ कारण मैंने पहले बताए थे, अब दोबारा सुन लीजिएगा। मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ, किसके कारण क्या थे? मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं। जो केंद्रीय जो सभा होती थी उसके अंदर आरक्षित जो सीट हैं उनकी जो सीटें बनती थी उतनी सीट उनको दी जाएं। दूसरा पॉइंट इनका, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की गई थी। मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनकी जो संख्या जहाँ ज़्यादा थी उनको वहाँ पर निर्वाचिका का अधिकार दिया जाए, वो अलग से अपना निर्वाचन क्षेत्र चुन सकें। इस कारण से मुस्लिम लोगों ने अपने एक लीग का गठन किया, उसका नाम रखा उन्होंने मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर अगला है असम के बागान मजदूरों के लिए आज़ादी का क्या मतलब था? असम के अंदर जो बागान मजदूर थे उन्होंने आज़ादी का मतलब क्या लगाया? तो असम के बागानों के मजदूर थे के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन 4 दीवारियों में से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। तो असम के जो बागान मजदूर थे वो पहले बागानों के अंदर एक दास की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह उन बागानों के अंदर कैद रहते थे, वहीं पर मरना होता था उनको। और अब आज़ादी के जो बिल्कुल बच गया था तो उन्होंने अपना मतलब निकाला कि हम बागानों से मुक्त हो जाएंगे, अपने घर आ जा सकते हैं, हम आज़ाद हो जाएंगे। इस कारण से ये उन्होंने बागान के जो मजदूर थे उन्होंने अपना मतलब निकाला था। अगला है भाई प्रश्न नंबर अगला 1859 का इनलैंड
इमिग्रेशन एक्ट क्या था? 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना आज्ञा बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और वह आज्ञा उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। तो 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा था अंग्रेज़ों ने। उसमें यह तय किया गया था कि जो बागानों में काम करने वाले जो मज़दूर हैं वो बिना आज्ञा के बाहर नहीं जा सकते और वो कभी कभार ही कोई आज्ञा इस प्रकार की देते थे जिससे मज़दूर घर जा सकें। तो ये 1859 का एक एक्ट पास किया था। इसको एक्ट का नाम दिया गया था इनलैंड इमिग्रेशन, जिसके तहत मज़दूरों को इन बागानों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। क्वेश्चन अगला है, 20वीं सदी के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति में ऐसे कौन से दो तत्व थे जिन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी? 20वीं सदी के आखिरी दिनों में भारत की राजनीति में ऐसे कौन से दो तत्व थे जिन्होंने भारत की जो राजनीति थी उसमें एक रूपरेखा ही बदल दी? कौन सी क्या कारण देखिएगा। पहला कारण था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। विश्वव्यापक पूरे विश्व के अंदर आर्थिक महामंदी आ गई थी। दूसरा टॉपिक है ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसका कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। ये दो चीज़ें ऐसी तैयार की गई थी जिससे भारतीय राजनीति का रूपरेखा ही बदल दी कि पहला तो विश्वव्यापी आर्थिक अर्थव्यवस्था, पूरे देश के जो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई थी। और दूसरी बात, ब्रिटेन के अंदर अब नई सरकार का गठन हुआ था और टोरी सरकार का, और टोरी सरकार ने क्या किया, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। और इस आयोग का काम था कि भारत में जाकर के भारत की हर प्रकार से वो जांच करे किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है वहाँ पर और उसके सुझाव सरकार को दे। क्वेश्चन अगला है, विश्वव्यापी मंदी का भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो 1926 के कृषि उत्पादों में कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा जिसमें किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लगा और 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लग गए थे। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी सबसे पहले कहाँ आई थी? अमेरिका के अंदर आई थी 1929 में। और इससे पहले भी शुरुआती दौर था 1926 से और 1930 तक इसका दौर था आर्थिक महामंदी का। तो आर्थिक महामंदी में क्या होता है, कृषि उत्पादक की जो कीमतें होती हैं वो गिरने लग जाती हैं, सारा जो अर्थव्यवस्था होती है वो ख़त्म हो जाती है। कृषि उत्पादक की कीमत गिरने से जो किसान हैं वो तो न तो उपज बेच सकते हैं अपनी और न ही जो उस समय जो कर लगाए जाते थे वो कर भुगतान किया जा सकता है और सारी ग्रामीण व्यवस्था है वो सारी उथल पुथल हो गई थी। ये था भाई विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी। अब भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? अब पहले करवा चुके हैं क्वेश्चन को। भारत के अंदर साइमन जो कमीशन आया था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, उसका विरोध क्यों किया गया था? ये तो पहले क्वेश्चन हो चुका हमारा, दोबारा से इसको पढ़ें तो अपनी स्क्रीन की छूट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद तुर्की के साथ किए गए समझौते में उनके साथ अन्याय किया गया था। उस समय तुर्की का सम्राट खलीफा था जो मुसलमानों को धार्मिक गुरु था और भारतीय मुसलमान खलीफा के साथ अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए अन्याय से रुष्ट हो गए। मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया, इसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के साथ इनका समझौता हुआ था तुर्की के खलीफा के साथ, ठीक है। खलीफा को क्या मानते थे? वो अपना धार्मिक गुरु मानते थे और जो उनको किया गया समझौता था उसको अंग्रेज़ी सरकार ने मुकर जाती है और जो बातें उनकी समझौते में खुली थी उन बातों से मुकरना के बाद उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया और इस खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन के विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने क्या किया? अब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था चारों तरफ
तो वहाँ पर उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इसने क्या कदम उठाए? इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियल स्टेटस का गोलमाल का एक ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो इसको शांत करने के लिए क्या किया? लॉर्ड इरविन ने 1929 में उन्हें डोमिनियल स्टेटस तैयार किया, एक गोलमोल भी भारतीयों को रिझाने के लिए कि इसका वो समय सीमा भी तय नहीं की उसकी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान बनाने के लिए हम चर्चा करेंगे और इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसमें क्या प्रस्ताव पास किए गए? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की और इसमें क्या प्रस्ताव पास किया गया? तो 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। उसमें 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव पास किया गया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो 1929 में लाहौर के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और 26 जनवरी को देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन भी किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। इस प्रकार यह असहयोग आंदोलन से अलग था। असहयोग आंदोलन में लोगों ने सरकार का सहयोग नहीं करने की बात कही थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ? जो औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेजी शासन था, उसके कानूनों का भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया था और हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, नमक के कारखाने थे वहाँ पर प्रदर्शन किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। इस प्रकार से क्या कह सकते हैं हम, यह असहयोग आंदोलन से अलग था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसमें क्या निर्णय लिए गए? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसके अनुसार महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो उग्र रूप धारण कर चुका था और गांधी और इरविन, वायसराय इरविन थे उस दिन, लॉर्ड इरविन, तो उन्होंने एक समझौता हुआ दोनों के बीच, गांधी जी के और इरविन के बीच। वो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था और इस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो वापस ले लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। इसके बदले सरकार ने राजनीतिक कैदियों को छोड़ने पर राजी हो गई थी और इसके बदले में क्या हो गया था, जितने भी राजनीतिक जो कैदी अंग्रेजी सरकार ने बना रखे थे भारतीय, उनको छोड़ने को भी वो सरकार राजी हो गई थी। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे हम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, इसका क्या परिणाम निकला? तो दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए। यह वार्ता सफल न हो सकी और गांधी जी वापस लौट आए। तो दिसंबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी लंदन गए इसमें भाग लेने के लिए, लेकिन समझौते पर सहमति नहीं हुई और गांधी जी वापस भारत में लौट आए थे। अगला हमारा है, महात्मा गांधी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ क्यों किया? अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे, लेकिन गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो पाया था और गांधी जी ने नए सिरे से क्या किया, अब सरकार के सामने अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो शुरू कर दिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल होने पर जब गांधी जी वापस भारत आए तो उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू को दोनों को जेल में थे, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कारों को रोकने के लिए सरकार ने दमन चक्कर चलाया। इस पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः चला दिया। यह आंदोलन वर्ष भर तक चला, लगभग 1 साल तक यह आंदोलन चला। इस प्रकार से गांधी जी ने लंदन से आने के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो दोबारा से चलाया था।
गांव में संपन्न किसान समुदायों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग क्यों लिया? गांव के लोग भी बात है, गांव के जो किसान थे, संपन्न किसान थे, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग क्यों लिया? तो गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। ये लोग संपन्न किसान थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनके सक्रिय होने के कारण भी निम्नलिखित थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों के कारण वे लोग बहुत परेशान थे। और एक तो व्यावसायिक जो फसलें थी, जो नकदी फसलें होती हैं, उनके व्यापार में मंदी आ गई थी, कीमतों में गिरावट आ गई थी। इस कारण से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। दूसरी बात, आय कम होने के कारण उन्हें सरकारी लगान चुकाना कठिन हो गया था। इनकी आय कम हो गई थी, इसलिए सरकारी लगान चुकाना भी कठिन हो गया था। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, चारों ओर असंतोष से व्याप्त था। सरकार ने लगान कम नहीं किया और चारों तरफ जो किसान थे, जमींदार थे, वो सरकार से रुष्ट थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपने व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए व्यवसायिक वर्ग ने कौन कौन से 2 संगठनों का गठन किया? वे अपने व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए व्यवसाय वर्ग ने, जो व्यवसाय करते थे, उन वर्ग ने 2 संगठन बनाए थे। देखिएगा, अपने व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए व्यवसाय वर्ग ने निम्नलिखित 2 संगठनों का गठन किया। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। दूसरा है 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिकी। ये 2 संगठन बनाए थे, व्यवसायी वर्गों ने अपने व्यवसाय के हितों के लिए बनाए थे। इंडियन इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल कांग्रेस और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिकी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिविल लाभरमानी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करो। सिविल लाभरमानी आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। गांधी ने नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। महिलाओं ने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सी महिलाएं जेल में भी गई। शहरों में ऊंची जातियों की महिलाएं, इलाकों में संपन्न परिवारों की महिलाओं आंदोलन में भाग ले रही थी। तो गांधी जी के द्वारा जो सिविल नाफरमानी जो आंदोलन था, महिलाओं ने उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। घर से निकली, गांधी जी का साथ दिया, जुलूस में भाग लिया, विदेशी कपड़ों की बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सी महिलाएं जेल में भी गई। इस प्रकार के सिविल नाफरमानी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका दर्शाई गई है। अगला है, महात्मा गांधी ने अछूतों को सम्मान दिलाने के लिए क्या कार्य किए? अब गांधी ने अछूतों को सम्मान दिलाने क्या कार्य किए? महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन का नाम दिया, जिसका अर्थ ईश्वर की संतान होता है। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों को, सड़कों आदि पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह भी किया। मेलट होने वालों को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। उन्होंने ऊंची जाति का आह्वान किया कि वे अपने हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता को छोड़ दें। ये प्रश्न हमारा पहले भी हो चुका है, दोबारा हो गया है, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का कैसे हल चाहते थे, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित क्यों थी? तो बहुत से दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। उन्होंने अपने आप को संगठित करना आरंभ कर दिया। उन्होंने शिक्षा संस्थानों के आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई तथा अलग निर्वाचन क्षेत्र की भी बात कही, ताकि वहाँ के विद्यार्थी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। वे मानते थे कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर की जा सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। इसमें क्या कहा गया है, तो बहुत से जो दलित नेता थे उस समय ने अलग अपना राजनीतिक हल ढूंढा। उन्होंने सरकार के साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा इसी प्रकार से राजनीतिकरण नहीं किया, राजनीति अगर हम सक्रिय नहीं होंगे तो हमारी जो आवाज़ है वो ऊपर तक नहीं जाएगी। इसलिए उन्होंने अपना अलग से परिषदों में भाग लेने के लिए निर्वाचन क्षेत्र का काम किया। हम अगर संसद में बैठेंगे तो हमारी जो आवाज़ है ऊपर तक जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूना पैक्ट क्या था? महात्मा गांधी व डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। पूना पैक्ट 5 सितंबर 1932 में हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए थे? पूना पैक्ट 1932 में किए गए थे हस्ताक्षर। इसके अनुसार दलित वर्गों अर्थात अनुसूचित जनजातियों को प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, परंतु उसके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता
था। तो ये पूना पैक्ट था भाई, जो हमारे संविधान के अंदर जो का त्यों लिया गया है। अब महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था इस पूना के अंदर, इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। 1932 में पूना पैक्ट पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साइन हुए और इसके अनुसार दलितों को, जो अनुसूचित जनजाति है, उसको प्रांतीय तथा केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीट मिल गई। डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, उन्होंने दलित वर्गों के लिए क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे, कौन थे ये। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने 1930 में दलितों के दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट द्वारा दलितों को विधायी परिषदों में आरक्षित सीट दिलाई। तो दलितों के लोकप्रिय नेता थे। 1930 में उन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की, दलितों के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष किया और 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट के द्वारा दलितों को विधायी परिषद में आरक्षित सीट है वो दिलवा दी। अगला है राष्ट्रवाद की भावना का आधार क्या है, उनको साकार करने वाले कारकों के नाम लिखो। सामूहिक अपनापन राष्ट्रवाद की भावना का आधार है। राष्ट्रवाद को साकार करने वाले कारक इतिहास एवं साहित्य, लोक कथाएँ एवं गीत हैं, चित्र एवं प्रतीक तथा संयुक्त संघर्ष आदि हैं। तो ये राष्ट्रवाद की भावना है। वे राष्ट्रवाद के अंदर हम अपना इतिहास, अपना साहित्य, लोक कथाएँ, गीत, चित्र, प्रतीक, ये सब एक संयुक्त संघर्ष की बात है, जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है वो पनपेगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे।